ओके जी, तो मैंने एक सवाल दिया था, प्यारा सा मासूम सा, सिर्फ एक ही एक्विजिशन डेट की अकाउंटिंग थी, हो गई? अच्छा, उसमें गुडविल कितनी आई? 600 की गुडविल आई है। ओके जी, चले, वो तो कहानी हो गई थी हमारी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की। यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंटिंग की जाती है ना, एक्विजिशन डेट की नहीं की जाती, रिपोर्टिंग डेट की जाती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। पर आपने सर फिर क्यों वो एक्विजिशन डेट करवाया? भाई इसलिए करवाया ताकि आपको पता लग सके कि उस दिन हुआ क्या होगा। उस दिन कुछ चीज़ें हुई थी, जरा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जब आपने कंसोलिडेशन की और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने हाथ के हाथ पूछना है, ताकि वो फिर आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। पहली चीज़, उस पहले दिन पे जो पहला वाकया हुआ था वो ये हुआ था, आपने वैल्यूएशन की थी। किसकी? एसेट की, नेट एसेट्स की? नेट एसेट्स की। आपने कहा एसेट्स को आप फेयर वैल्यू पे लेके गए थे, लायबिलिटीज माइनस की थी, तो नेट एसेट्स को वैल्यू कर लिया था आपने। और उस नेट एसेट्स को वैल्यू करने के बाद आपने कहा था कि मैं मजीद कितने ऊपर पे कर रहा हूं, तो बाकी वो किसके पैसे थे? गुडविल के। अच्छा, ये भी बात समझ आ गई थी। फिर मैंने कहा था पेरेंट एंटिटी ने सेपरेट बुक्स के अंदर क्या एंट्री बनाई थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट की थी और कैश क्रेडिट किया था। ये कैश किसको दिया था? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को कहा अब तुम निकलो, ये कंपनी हमारी। क्या वो कंपनी बंद हो गई थी? चल रही थी, अलग थी। पर ये इन्वेस्टमेंट क्या उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की प्लस गुडविल की अक्कासी थी? यानी हम ये कह सकते हैं समरी के लिए सिर्फ अपनी, कि ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही थी कि उस कंपनी के तमाम एसेट्स मेरे, ऐसा ही है। पर उस वो वैल्यू पे जो उसमें आ रही है, वो वैल्यू पे जो मैंने दी है। वापस से सवाल रिपीट करता हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो उस कंपनी के एसेट्स आ रहे हैं, उस कंपनी के मतलब सब्सिडरी के, क्या वो उस वैल्यू के इसके अंदर शामिल हैं जो उसकी वैल्यू है या जो मैंने दी है? क्योंकि मैंने ज्यादा भी दिए थे, 3000, और मैंने गुडविल के लिए भी दिए थे कितने? 2000। तो वो सारी मेरी इन्वेस्टमेंट, तो लायबिलिटी भी नेट हुई थी। तो टेक्निकली मेरी इन्वेस्टमेंट ये बता रही थी कि मैंने सामने वाली कंपनी के तमाम एसेट्स के लिए प्लस उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए प्लस गुडविल के लिए और नेट लायबिलिटी के पैसे दिए। ये बात हो रही थी किस दिन पे? एक्विजिशन पे। अच्छा, अब जरा मैं पीछे जाऊं वापस उसी सिनेरियो के ऊपर। क्या आपको यहां पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं, क्या यहां पे आपको ये चीज दिख रही है, नजर आ रही है कि इस सब्सिडरी के एसेट्स कितने हैं? 8000। सब्सिडरी के एसेट्स कितने हैं? लायबिलिटीज कितनी है? नेट एसेट्स, नेट एसेट्स 2000। वापस देखो फिर से सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एसेट्स कितने थे? लायबिलिटी, नेट एसेट्स। क्या नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी होता है? देख लो, 2000, 1000, 1000, 2000। भाई इक्विटी का मतलब यही है ना कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी आप तमाम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो आपको आपका नेट सरमाया मिल जाएगा। और उस नेट सरमाए के अंदर कुछ लगाए हुए पैसे हैं, कुछ कमाए हुए पैसे हैं। लगाए हुए पैसे कितने? 1000। कमाए हुए पैसे कितने? 1000। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आप ये पिक कर पाएं और नहीं कर पाएं तो आपने पिक करना होगा पूछ के। क्या मैं समरी में कहूं? समरी यह है कि आपने उस कंपनी की 2000 की इक्विटी के लिए पैसे पे किए थे, पर उसमें 3000 और ज़्यादा पे किए थे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के। अगर मैं यहीं पे ही आपको बना के दूं ना इसका फिनोमेना, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा मैं आगे रिपोर्टिंग नहीं सिखा सकता। मैंने आपसे ये कहा शेयर कैपिटल कितना है इसका, रिटेन अर्निंग कितनी है बच्चों, ये कितना आ गया? 2000। इसको हम कह रहे हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आप अगर कल की क्लास में जाए ना, 8000 में से 6000 माइनस करें, 2000। ऐसा ही है। मैं पता है सिखाना क्या चाह रहा हूं, आपने कल ये सीखा था अच्छे से समझने के लिए कि आपने उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी के पैसे पे किए थे।
आज मैं उसी को थोड़ा सा उलट करके सिखा रहा हूं। आपने उस कंपनी की नेट इक्विटी के पैसे पे किए थे कि जितने उसने पैसे लगाए थे और जितने उसने लगाए कितने थे 1000, कमाए हुए कितने थे 1000, नेट कितने 2000। पर आपको एक और मजे की बात बताऊं, क्या ये मानते हो कि ये जो 2000 की इक्विटी है, ये 2000 की इक्विटी ये बता रही थी कि उस दिन पे एसेट्स और लायबिलिटीज का नेट ही है। देख लो, तभी कराने का मकसद ये है आज। एसेट्स लायबिलिटीज नेट ये। भाई आप अगर सिंपल पूछो ना, आप गए किसी कंपनी को खरीदने, आपने उस कंपनी के एसेट देखे थे, हाँ या ना में जवाब तो देखे थे। लायबिलिटी देखी थी, आपने उसको एसेट्स के पैसे दिए थे या नेट एसेट्स के? नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं 2000। मैं कह रहा हूं भाई नेट एसेट्स 2000 आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन किस चीज की है? इक्विटी की। और इक्विटी में कितनी चीज आ रही है? लगाए हुए पैसे, कमाए हुए पैसे। यहां तक क्लियर है जी? नहीं, अभी अभी बताते हैं ना, अभी उस पर आ रहे हैं। ये 2000 रुपये उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू थी। फिर आपको याद आया कि ये जो 2000 निकाले गए ना, ये ऐसे निकाले गए थे कि 8000 के एसेट्स थे और 6000 की, ये कितने हो गए थे 2000। अच्छा, अब मैं सिखाने के लिए यहीं पे रिफ्लेक्शन पूरी सामने ही है आपके, क्या इस बात को तस्लीम करते हो कि इस 2000 रुपए के नेट एसेट्स के अंदर पीपीई 7000 का है? डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब बट यू हैव टू एब्जॉर्ब। सुनो, इस 2000 के अंदर, इस 2000 नेट एसेट्स के अंदर पीपीई कितने का है? 7000। भाई आपने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस किया है ना, आप ही ने किया है ना, मैं तो कोई अलग नहीं कह रहा। देख लो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 8000 के पीपीई में, 8000 के एसेट्स में पीपीई कितना है? तो आपने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, सिखाना ये चाहता हूं कि इस 2000 के नेट में पीपीई का इंपैक्ट कितना है? 7000 रुपए का। इस बात को तस्लीम करते हो? पक्की बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्की बात है। ऑनलाइन वाले ये नहीं आया समझ, वापस बता देता हूं। उधर देखो भाई, देखो नेट एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो, 8 में से 6, 2000। इस 8 में पीपीई कितना है? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 2000 रुपए तुम देख रहे हो, इसको भी नहीं, इस 2000 को देख लो। इस 2000 के नेट में एसेट कितने का, पीपीई कितने का है? 7000 रुपए का। मैं बोलूं 7000 का इंपैक्ट इसमें है, लायबिलिटीज भी है। तो अब हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख ये रहे हैं कि मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दूं, डायरेक्टली इक्विटी उठा लूं, बात एक ही है। यानी मैं ये कह सकता हूं ना, मैं एसेट्स और लायबिलिटीज के नेट पैसे दे रहा हूं या मैं इक्विटी के नेट पैसे दे रहा हूं, दोनों बातें इक्विवेलेंट हैं। बट आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि इस इक्विटी के अंदर उस पीपीई का इंपैक्ट कितना है? 7000 रुपए। इस बात से नहीं मुकरना। फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने उस पीपीई के लिए 7 दिए थे, 10 दिए थे? तो क्या मैं यहां पे इस ही के अंदर अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करूं, ये कितना हो गया? इसको हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, इसको यूं भी कर सकते थे आप इस एसेट्स में कितने डाल दें? 3000। ये कितने हो गए? 11000। ये कितने हो गए? 6000। ये कितने हो गए? 5000। कल यही किया था ना, पर मैं आपको उस तरीके से सिखा रहा हूं कि भाई इक्विटी एडजस्ट कर लो, बात एक ही है। क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो। सर दिस इज द डिफरेंस इक्वल टू गुडविल अमाउंट। नहीं भाई, गुडविल अमाउंट नहीं ना, अभी वही तो सिखा रहा हूं ना। किधर जा रहे हो? 2000 पे वो जादू से मैच हो रहे हैं, पर अभी क्या 5000 पे पहुंच गए? अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये 5000 पे तुमने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू निकाली है या नेट एसेट्स की? नेट एसेट्स की। अभी मैच करा दिया। तुम फिर मुझे बताओ, क्या तुमने इस कंपनी की फेयर वैल्यू के पैसे 5000 ही दिए, 7 दिए थे? 7 दिए थे। बाकी किसके दिए थे? अच्छा, अब मैं जरा एक देखो, एक नया आविष्कार, एक नई बात बताता हूं, क्योंकि देखो आज की क्लास है टेक्निकल और मैं वो दिमाग में चिपका के फिक्स करके जाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो 5000 रुपए के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हैं, क्या ये उन एसेट्स की वैल्यू है जो उसकी किताबों में है? नहीं है। ये देखा ना, ये तो सिखाना। सुने, ये 8000 उसकी किताब में थे, ये 6 उसकी किताब में था, हाँ या नहीं?
मैंने इस 8,000 की किताब वाले एसेट को रीवैल्यू किया, कितने हो गए? लायबिलिटी अपनी जगह है, फेयर वैल्यू कितनी हो गई? क्या मैं ये कह सकता हूं अगेन अपने जवाब को मैं चेंज कर रहा हूं, अगेन अपने मैं जवाब को चेंज कर रहा हूं? क्या इस बात को तस्लीम करते हो कि ये जो 5,000 रुपये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, ये उन एसेट्स की वैल्यू है जो उसकी किताबों में है? क्लियर है? ये उन एसेट्स की वैल्यू है जो उसकी किताबों में है। आपके सामने यार एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स को वैल्यू किया है ना, लायबिलिटी अपनी जगह थी। तो क्या आखिर बार पूछ रहा हूं, ये 5,000 रुपये उन एसेट्स की वैल्यू है या नेट एसेट्स की वैल्यू है जो उसकी किताब में है, मौजूद है? यानी अगर मैं कहूं इक्विटी की फेयर वैल्यू 5,000 है, तो आपको कहना चाहिए सर इक्विटी की फेयर वैल्यू 5,000 का मतलब यह है कि ये वो चीजों की वैल्यू जो उसकी किताबों में मौजूद है। अच्छा, क्या इस 5,000 के अंदर गुडविल है? नहीं है। मैंने अभी 3 बार कहा उसकी किताबों में, उसकी किताबों में, उसकी किताबों में, उसकी किताब में गुडविल नहीं है। क्यों नहीं है? वो कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता। आप देखो, अब वापस से फिनोमेना बनाते हैं ना। मैं कह रहा हूं मैं घोल के पिला दूंगा कंसोल, सिर्फ आप मेरी मैपिंग के हिसाब से सोचो, गेम खत्म है यहां पे। सुनो, आपने उस कंपनी की बैलेंस शीट उठाई, साथ साथ बताना है, गलत नहीं बताना। उस कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स कितने थे इनिशियली? टोटल एसेट्स 8,000 के वापस से तुम लोगों ने सबने बताना, आपने भी। मुझे बताओ, आपने जब उस कंपनी को खरीदने की नीयत की तो उस कंपनी की बैलेंस शीट मंगवाई, ऐसा ही है? उस कंपनी की बैलेंस शीट मंगवाई तो उस कंपनी के टोटल एसेट्स कितने थे? ये सामने रखते हैं ना। उस कंपनी की टोटल लायबिलिटीज कितनी थी? नेट इक्विटी कितनी? अच्छा, नेट इक्विटी का मतलब ये होता है ना लगाए हुए कमाए हुए। या तो मैंने वो एसेट्स लगा के कमाए होंगे, या लगा के एक्वायर किए होंगे, या कमा के, या उधार पे। उधार तो वैसे ही हटा दिया। क्लियर है? नेट वैल्यू कितनी हो गई? 2,000। अब मैं इक्विटी उठा लूं, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर लूं, बात एक ही है। ये बात समझ आ रही है? आगे चलो। फिर मैंने कहा कि भाई आप अगर देखें तो इस इक्विटी के अंदर, इक्विटी कह रहा हूं 2,000 की इक्विटी के अंदर पीपीई का इंपैक्ट कितना है? 7। एग्रीड? और एसेट्स के अंदर पीपीई का इंपैक्ट कितना है? 7। इक्विटी के अंदर 7, एसेट के अंदर 7। बात क्लियर है? अच्छा, आपने इस 7,000 की चीज के लिए 7,000 रुपए पे किए, 3 ज्यादा। आपने वो 3 एसेट में ऐड किए, तो जब एसेट में ऐड करोगे तो इक्विटी भी बढ़ जाएगी। लॉजिकल बात है, एसेट माइनस लायबिलिटी होता है ना, तो इक्विटी डायरेक्ट बढ़ा दो ना, कोई मसले वाली बात नहीं। ये भी क्या इक्विटी हमने डायरेक्ट एनहांस की 3 से। अच्छा, जब मैंने ये 3,000 रुपए की एडजस्टमेंट की तो मेरा एसेट 7 से उठ के किस पे आ गया? 7 से 10 पे, 8 से नहीं, 7 से 10 पे। क्लियर है? अच्छा, 7 से 10 पे आ गया। 3,000 रुपए की मजीद एनहांसमेंट किस में हो गई? एसेट्स में। लायबिलिटी अपनी जगह, इक्विटी बढ़ गई, मैंने सीधा सीधा बढ़ा दिया। मैंने कहा ये मेरी इक्विटी की फेयर वैल्यू है। फिर मैंने दूसरा जवाब पूछा आपसे, इक्विटी की फेयर वैल्यू का मतलब समझते हो? वो चीजों की वैल्यू जो उसकी किताब में मौजूद है। गुडविल उसकी किताब में मौजूद क्यों? कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली। मैं मार्केट गया, मैंने देखा उसका एक शेयर चल रहा था कितने का? 70 रुपए का। मैंने कितने पैसे दिए? 7,000 रुपए। तो आप अब कंपेयर करें ना कि आपने 5,000 की इक्विटी के लिए कितने पैसे पे किए? 7,000 रुपए। कितने ज्यादा? तो क्या ये 2,000 उसकी किताब में है? आपने पे किए। जब कंसोलिडेशन करेंगे तो क्या उसको भी रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, प्लीज सुनना। उसकी किताब में ना ये 3 भी नहीं है, उसकी किताब में ये 3 भी, पर ये उस एसेट की वैल्यू है जो उस किताब में है। बस ये फर्क है। ये उस 7,000 के एसेट की इनहांस वैल्यू है जो उसकी किताब में मौजूद है। गुडविल तो है ही 0, उसकी किताब में मौजूद नहीं है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कल की क्लास में? जो आपने आज पैसे पे किए हैं शेयर होल्डर को, वो पता है किस चीज की अक्कासी कर रहे हैं? पीपीई की। 7 या 10? 10। इन्वेंट्री की 1,000। याद आ रहा है? कुल मिला के 11,000। अच्छा, मुझे लगता है गुडविल के भी पैसे दिए आपने अलग से 2,000। कितने हो गए? 13,000। 13,000 में से 6 निकालो तो आपने 7 ही तो पे किए थे। वैल्यूएशन समझ आ गई? ये पूरी कहानी किस दिन हुई है? रिकॉल हो गया?
पक्की बात है। अच्छा, फिर उस दिन हमने पता है क्या किया था, अब एक एक करके रिकैप देता हूं। आपने जब अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा के उसके असल एसेट्स ले आए थे, प्लीज सुनना सर, 3000 रीवैल्यूएशन गेन नहीं होगा बेटा, यहां पे मैंने रीवैल्यूएशन की है या एसेट को खरीदा ही महंगा है, वो कैश का इंपैक्ट है, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। इस बात को समझें, इस बात को समझें भाईजान। फिर से देखो, ये रीवैल्यूएशन गेन नहीं है। ये रीवैल्यूएशन गेन तो तब होता है जब एसेट तुम्हारा होता। आपने इसको कैश क्रेडिट करके इन्वेस्टमेंट डेबिट की है, यानी एसेट को खरीदा ही महंगा है। क्या एसेट आपके पास था या खरीदा जा रहा है? तो खरीदा जा रहा है ना, तो आपने कैश क्रेडिट किया इसके गेन्स में, यानी यूं समझ लो पीपी डेबिट कैश क्रेडिट हुआ है। तो आप जब एक पैसे दे के आ रहे हो, उस सामने वाली कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो ना, गुडविल देखने के लिए, तो उसमें तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। क्लियर है? अच्छा सर, उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू नोट्स के बैक पे तो होगी ना, है उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू नोट्स के बैक पे होगी, ये कौन सी अकाउंटिंग है? पहले तुम सोचो एक मिनट। अच्छा पहले बताओ मोहम्मद आफान, तुम्हें रीवैल्यूएशन गेन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? रीवैल्यूएशन गेन नहीं है, कॉस्ट है तुम्हारी जो तुम्हें महंगी पड़ गई। सही है? आगे सर प्लीज एनोटेशन बंद हो गई भाई। सर इन केस अगर हम कम पे करें और नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो तो हमारा गेन होगा। जी बिल्कुल बेटा गेन होगा। चलें ओके, अब आगे। ओ भाईजान, ये कौन अकाउंटिंग सिखा रहा है तुम्हें कि फेयर वैल्यू के पीछे गेन, फेयर वैल्यू लिखी हुई होती है? किसने कह दिया? ये कौन सी अकाउंटिंग है? नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिस्क्लोज होती है भाई, तो डिस्क्लोजर होती है ना, वो रिकॉर्ड कहाँ होती है? ये कौन सिखा रहा है तुम्हें अकाउंटिंग? ये तो मैंने तो नहीं बताया ना, पता नहीं कोई भी नहीं बता सकता। ये किधर लेके जा रहे हो भाई? पीपी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहे हो। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? पीपी की। सिंपल डायरेक्शन सीधी रखनी है व्हेन यू आर डूइंग कंसोलिडेशन। फोकस क्लियर है? आगे पहले ये बता दो, यहां तक की बातें क्लियर हैं? कुछ नया नहीं बताया, पिछला रिकॉल कराया ताकि साथ साथ हो जाए। जल्दी बताओ यार ऑनलाइन वालों, जल्दी से। ओके गुड, आगे सुनो। समझने के बाद तो यहां से शुरू हो रही है। उस दिन आपने पता है क्या किया था? सेपरेट बुक्स में जब थे, आज आपको और क्लियर होगा। सेपरेट बुक्स में जब थे तो आपने कहा ये इन्वेस्टमेंट उसमें की हुई है, उसमें मतलब सब्सिडरी में। क्लियर है? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट किस चीज की अक्कासी थी? आप लोगों ने भी बोला पीपी, पहले बोलेंगे पीपी, स्टॉक, गुडविल और लायबिलिटी। कितनी चीजें? जब आपने इसको हटाया, असल चीजें ले आए। हटाया क्यों? उसको कितनी बार हो जाता? 2 बार। आज आपको एक लॉजिक दूं वापस से, आपको यहां से दिख भी रहा होगा। आपने उसका शेयर कैपिटल रखा था या हटा दिया था? क्योंकि आपके लिए कॉस्ट थी, ये पे किया तुमने इसके लिए। नेट एसेट्स, शेयर कैपिटल, उसको अदर वे अराउंड सोचने को कह रहा हूं। आप लोगों ने ये कहा था ना कि भाई जो मैं इसको पैसे पे कर रहा हूं उसकी इक्विटी के पे कर रहा हूं और उसके एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद रहा हूं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि कंपनी डूब गई है, पर अगर तुम सिंगल एंटिटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो तुमने तो उसकी इक्विटी बाय कर ली ना, और तुमने बोला तुम निकलो, तुम्हारे एसेट लायबिलिटीज मेरे होगा। तो मैंने भी तो यही किया, उसके एसेट लायबिलिटी अपने पास लेके आ गया। कौन सी बुक्स में? कंसोलिडेटेड बुक्स में। कौन सी बुक्स में? तो क्या सेपरेट बुक्स तबाह हो गई, कंपनी बंद हो गई, या अपनी जगह है? मैं तो सिखाना ये चाह रहा हूं, उसका परसेप्शन पीछे ये है कि आपने उसको पैसे देके बोला निकल इक्विटी मेरी। अब समझ लो कि आपने एसेट लायबिलिटी खरीद के उसकी इक्विटी फारिग कर दी, तो ये वही तो इक्विटी है। शेयर कैपिटल तुमने दिखाया था या हटा दिया था? जल्दी बताओ। हटा दिया था। और मैंने आपको क्या सिखाया था उस दिन क्लास में कि शेयर कैपिटल इसलिए हटाया था वरना ऐसा लगेगा अपने आप को शेयर इशू हुए हुए, क्योंकि आपने इक्विटी फारिग कर दी ना उसको पैसे देके। ये एग्रीड है? आगे सुनो, आपने रिटेन अर्निंग भी हटाई थी। किसकी? क्यों हटाई थी? कॉस्ट है ना, ये रही। बात समझ आ रही है? दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा सर, तो ये जो आपने 3000 रुपये मजीद पे किए वो तो कॉस्ट है ना यार, वो तो एसेट में डालोगे ना। उसकी समझ लो एंट्री पता है क्या बनी थी? कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट। वो उसी कॉस्ट का पार्ट है जो तुमने खरीदने के लिए पे की है, तो वो तो कैपिटलाइज होगी ना, वो कमाई तो नहीं है। यहां तक फिनोमिना क्लियर है? पक्की बात है भाई? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। तो यहां तक फिनोमिना क्लियर है? बेसिक बात की है, रिवीजन करवाया है। नहीं 10 से कम हो गई मतलब? देखो 70 पे खरीदी है ना, अगर मैं 50 पे खरीदता, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं 50 पे खरीदता ना, वो केस आगे कराऊंगा कि उस पर आपको गेन हो जाता, तो आप गुडविल के पैसे नहीं देते, आपको उल्टा सस्ती पड़ जाती कंपनी, तो वो गेन होता, वो देखते हैं आगे। वो वाला भी काम नहीं कर रहे हम। सही है? चलो भाई, रिकॉल हो गया। रिकॉल में कोई मसला नहीं है, आओ रिपोर्टिंग पे लेके चलते हैं।
अब तुम्हें ये गेम समझ आएगी, फोकस से। हाँ, ये बड़ा ट्रिकी है, इधर देखना। हमने कहा कि सर यहां पे वो कह रहा है कि बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2000 क्या लिखा हुआ है 17 आर एस फॉलोस, ये रहा। अच्छा, ये शुरू करने से पहले ना कुछ 2-3 बुनियादी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जब तक हम कंक्लूड नहीं कर लेते। ये बात अपने भेजे में बिठा लो कि सब्सिडी एक अलग एंटिटी है, आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं, वो ये पेरेंट एंटिटी की जिम्मेदारी होती है कि दोनों का एक एफएस बनाए, क्योंकि मालिक कौन है? पेरेंट। तो क्या वो अपने अकाउंट्स नहीं बनाएगा? हम अपने नहीं बनाएंगे? आपका जवाब ये होना चाहिए सर, जब तक वो आप अपने नहीं बनाएंगे तब तक कंसोलिडेशन हो नहीं सकती। क्लियर है? वो अपनी अकाउंटिंग करेगा, हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे, फिर साल के आखिर में उसको मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे वो गेम अभी सिखाता हूं। क्लियर है? चलो आओ देखो, वो कह रहा है साद लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ रेयान लिमिटेड ऑन जनवरी 1, 2017। अच्छा यार, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? यानी 1 साल हो चुका है, 1 साल एग्रीड है। आगे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू। वो बोल रहा है जब आपने इस कंपनी को खरीदा था, सारे एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट है उसकी फेयर वैल्यू की इक्वल थी, सिवाय बिल्डिंग के जिसकी फेयर वैल्यू 3000 थी अगेंस्ट ए कैरिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई है। फिर बोल रहा है रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब तुमने इस कंपनी को खरीदा था उस दिन 800 की रिटेन अर्निंग थी, और यहां पे कह रहा है कि कोई शेयर कैपिटल चेंज नहीं हुआ। अच्छा, जरा मेरी बात पे फोकस होकर देखिएगा। हमने कहा मैं यहां पे निकाल रहा हूं नेट एसेट्स ऑफ क्या भाई, सब्सिडरी। बड़ी अहम चीज है। अभी हमने कहा एट एक्विजिशन, इधर देखिएगा, मैंने ये उठा लिया, ये कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी। हमने एक्वायर की है, कब एक्वायर की है? 1 जनवरी। वो कह रहा है कि शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। अब देखो, एग्जामिनर आपको उस दिन की बैलेंस शीट नहीं भी दे, मेरी बला से मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे उस दिन देखना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या थी। क्या मैं बेवकूफ़ों की तरह एसेट और लायबिलिटी ढूंढूं या इक्विटी उठा लूं? ये वजह थी सिखाने की अभी पीछे कि एसेट्स और लायबिलिटी उठाऊं या इक्विटी उठाऊं, बात एक ही है। तो मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल में ये रिपोर्टिंग वाला क्यों उठा रहा हूं? चेंज नहीं हुआ सर, चेंज नहीं हुआ, ये बिल्कुल बात आपकी सही है, चेंज नहीं हुआ। अच्छा, तो इसके अंदर रिटेन अर्निंग डाल दें। अच्छा, ये वाली ये 2000, तो 2000 क्यों नहीं ले रहे? तो सर पिछले वाले सवाल में तो आपने बैलेंस शीट से उठाई थी, वो एक्विजिशन की थी, ये 1 साल बाद की है। वेरी गुड भाई, आपने कहा कि सर 800 आ गई। इन दोनों को मैंने जब सम किया होगा ना, तो मुझे एक आंसर मिल गया जिसका नाम है 1300। इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, बुक वैल्यू ऑफ। चलो एक हाँ या ना में जवाब देना अगर मैं गलत हूं या नहीं हूं। क्या ये 1300 एसेट्स और लायबिलिटीज का नेट है? किस दिन के? तो नहीं, पर एसेट्स और लायबिलिटीज का तो नेट है ना, यानी उसकी किताबों में जो एसेट्स हैं, उसकी किताबों में जो लायबिलिटीज है, ये उसका नेट है। अल्लाह की कसम, है या नहीं है भाई? आपने अभी तो करके दिखाया था कि उस दिन अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज कटा देता तो ये वैल्यू बनती, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज है तो सरमाया बचेगा ना, और सरमाया क्या है? शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी, ये रिटेन अर्निंग। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे तुम सोच के एक बात बताओ, इस दिन जब तुमने इस कंपनी को खरीदा था, कितने साल पहले? 1 साल पहले। तो उस दिन बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी थी? अच्छा, एक सोच के बात बताना, क्या ये बिल्डिंग इस नेट एसेट्स में शामिल है?
है बिल्डिंग शामिल है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है। ये पागल थोड़ी ना, ये पूरा रिवाइज करवाया पीछे ये आके, ये पूरा केस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये था उसके अंदर। बिल्डिंग है, आगे सुनो, पर उसकी फेयर वैल्यू कितनी बता रहा है? 3000 अगेंस्ट। अच्छा मुस्तफा सोच के बताना, इस 1300 नेट कह रहा हूं क्योंकि लायबिलिटी माइनस हुई हुई है। एसेट होंगे एक्स वाई जी, एक्स अमाउंट ऑफ एक्सेस होंगे, वाई अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज होंगी, दोनों का नेट ही है। पर इसमें एक्स अमाउंट ऑफ जो भी एसेट्स होंगे वो इसके अंदर 2500 पे है, 3000 पे। हाँ इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई 2500 पे है, 3000 पे, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ प्लीज यार। 2500 3000, 2500 3000, जल्दी भाई। भाई ये तो 25 कह रहे हैं, सही कह रहे हैं पक्का? कैरिंग अमाउंट पे होता है भाई, आपने एसेट की कैरिंग अमाउंट उठाई होगी, लायबिलिटी माइनस की होगी, ये आंसर आया होगा, उस एसेट में 2500 शामिल है। अच्छा अब ये भी बता दो, 2500 होना चाहिए था, 3000, तो 3000 ऐड कर दूं यहाँ पे, तो फेयर वैल्यू तो 3 है, 2500 ऑलरेडी शामिल है सर। अगर आप वहां पे भी एडजस्टमेंट करते, एसेट्स भी उठाते, तो उसमें मजीद 500 को डालते ना, तो आपकी इक्विटी 500 से बढ़ जाती। तो मैं तो वही सिखा रहा हूं, क्लियर है? चलें, आपने कहा कि भाईजान आप यहां पे सर जी बिल्डिंग की कौन सी एडजस्टमेंट, अच्छा क्या ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से आप क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर रहे हैं या कॉस्ट एनहांस कर रहे हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ना, तो आप जब उसको हटा के असल एसेट लाओगे तो उसमें चिपका देना। चलें, हमने कहा ये आ गया 500, ये कितना आ गया? तो और कोई एसेट की फेयर वैल्यू इसने बोला है? देखो कुछ लिखा हुआ क्या है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू, सिवाय इसके। तो हमने जो पंचायत थी, मसला था, वो सही कर लिया। चलें ओके, पर अब मैं तुमसे एक बात पूछने लगा हूं सब बच्चों से, क्या ये 500 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपने अपनी कैलकुलेशन के लिए की है, सब्सिडी ने की है? हमने अपनी, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने बोला भाई तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम दे रहे हो पैसे, तुम अपने हिसाब से वैल्यू करो कि मेरे नेट एसेट्स होने कितने पे चाहिए थे, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने लगे हो, उसकी बुक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। एग्रीड? पक्की बात है। चलें आगे, मैं गया, मैंने देखा यार यहाँ पे शेयर प्राइस नहीं दी हुई है, बट इसकी बैलेंस शीट के अंदर भाईजान इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कितने की? ये इन्वेस्टमेंट अभी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम अज्यूम कर रहे हैं इसमें की हुई है। अच्छा ताहा कह रहे हैं सर शेयर कैपिटल में चेंज होता, मैंने अभी ये सिखाया, मैंने अभी ये बताया, क्यों हर्ट कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि भाई जब आपको चलना ही नहीं आता, आप बोल रहे हो भागूंगा, चल लो पहले फिर भगाएंगे। सबर यार, तामुल से भाई, मतलब मुश्किल टॉपिक है, एक एक चीज समझा रहा हूं, शेयर कैपिटल चेंज हो जाए, लॉस हो जाए, गेन हो जाए, भाई सबर, हौले हौले सुकून से सीखो समझो फिर आगे चलेंगे, फंस जाओगे वरना। मैंने आपको क्या रिपोर्टिंग डेट कराई, कल करा सकता था ना मैं, किसी के बाप को नहीं समझ आती कि रिपोर्टिंग पे हुआ क्या है। तो अभी मैं अगर, अच्छा आज की क्लास में भी मैं इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं देता ना, आपको समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, तो सिखाया तो लेके चलो ना, बिल्कुल सुकून से हो जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने मुझे पता है कि मैंने कितनी स्पीड से आगे लेके जाना है, बिल्कुल फोकस, इधर मोमेंटम नहीं खराब करने का। 3500 रेहान लिमिटेड में इन्वेस्ट हुए में, तो गुडविल के कितने दिए होंगे? कितने? पक्का देख लो भाई, 1800 की फेयर वैल्यू है, ये है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 3500 की, तो आपने ऊपर पैसे दिए हुए हैं, और वो किसके हैं? गुडविल के हैं। यानी आपने उस दिन के ऊपर जब आपने खरीदा होगा इस कंपनी को, तो आपने ये वैल्यूएशन करके गुडविल निकाली होगी। तो हमने क्या किया, हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी मैं किसी कंपनी को खरीदूंगा तो उसकी वैल्यूएशन एक्विजिशन पे होगी, उसकी वैल्यूएशन, और हम वहां देख लेंगे हमने कितने ऊपर पे किए। अच्छा आप मुझे एक बात बताते हो, सिर्फ अगर तुम लोगों ने सही बता दिया, क्या ये 3500 सामने वाली कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज और गुडविल की अकासी है? किस दिन पे?
एक्विजिशन पे। बस इतनी बात याद रखनी है, यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? जल्दी बता दो ऑनलाइन वाले, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो पूछ रहा हूं उसमें मसला है तो पूछो। पक्का ना? अच्छा, उस दिन याद है क्या हुआ होगा? इन्वेस्टमेंट निकली होगी और एसेट्स आ गए होंगे, पर उस एसेट के आने पे तुमने क्या ये 500 की एडजस्टमेंट की होगी? क्योंकि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में यही ज्यादा है, उसकी किताबों में ये नहीं है। याद आ रहा है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, फोकस होकर सुनना मेरी बात। जब तुम लोगों ने एक्विजिशन डेट पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कटा के उसके एसेट्स को लेके आए होगे, तो क्या तुम लोगों ने उस एसेट के आने पे, बिल्डिंग पे आने पे, क्या बिल्डिंग को तुमसे पूछ रहा हूं 2500 पे लाए होगे, 3000 पे, 500 रुपए ज्यादा पे, क्योंकि तुमने दिए भी 500 रुपए ज्यादा हैं। क्लियर है? और गुडविल भी लेके आए होगे किस दिन पे? लायबिलिटीज भी लाए होगे किस दिन पे? बैलेंस शीट टैली होके खत्म हो गई होगी। अब आ गया नया साल, नया साल मतलब 1 साल बाद। अब फिर हालात वाकयात चेंज हो गए। अब हमें करनी है कंसोलिडेशन। कौन सी तारीख पे? रिपोर्टिंग डेट पे। भाई यहां तक एग्रीड है? आओ जी, हम यहां पे आए, हमने कहा कि सर एट रिपोर्टिंग पर गुडविल निकाल लेते हैं यहां पे, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंसिडरेशन कितनी है? 3500। नेट एसेट्स, गुडविल 1800 है, गुडविल आ गई 1700। ये आपकी इन्वेस्टमेंट में शामिल है, इसको भूलना नहीं है। और आपकी इन्वेस्टमेंट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी शामिल है, आपकी इन्वेस्टमेंट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी शामिल है। क्लियर है? चलें, ओके, ये हो गया बात इस का। अब मैं आपसे सिर्फ एक प्यारी सी बात पूछने लगा हूं, अगर आप मुझे बता पाए, अब आप पहले साल के शुरू में हैं या 1 साल बाद हैं? तो आप कंसोलिडेशन भी कब होगी? 1 साल बाद। अच्छा, कैलकुलेटर निकालें और इस एसेट्स में से ये लायबिलिटीज माइनस करें। 2500। देखो वापस से इस एसेट्स में से ये लायबिलिटीज माइनस करें तो 2500 आता है। तो इसकी इक्विटी भी देखो कितनी आ रही है यार। अभी मुझे ये बात बताओ कि यहां पे 1300 थी। अच्छा, 1300 को हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि बुक वैल्यू है, बुक से बुक चल रही है ना भाई, सब्सिडी तो बुक से बुक चल रही है ना, उसने तो चेंज नहीं किया कुछ। मुझे बताओ 1300 से 2500 पे कैसे किया होगा? कमाए होंगे। वापस पूछ रहा हूं, 1300 से 2500 पे कैसे गया? किसने कमाए? सब्सिडी ने। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? कमाई हुई है आपके सामने, रिटेन अर्निंग ये आपको इंक्रीज होते हुए दिख रही है ना। 800 से कहां गए हो? 2000 रुपए कमाई हुई है। एग्रीड है इस बात पे? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब जब इतना प्यारा तुमने बता दिया, मुझे खुद बता दिया, इस बात को मानते हो कि जो भी कमाता हूं वो मेरे एसेट्स में कन्वर्ट होता है? एग्जाम्पल देता हूं, सेल की कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, उधार पे की रिसीवेबल डेबिट, जो भी कमाई होती है एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। एग्रीड या नहीं? एग्रीड। अच्छा, अब तुम बचपन का फिनोमेना सोचो, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। बचपन के फिनोमेना में हम क्या करते थे कि जब बैलेंस शीट बनाते थे तो अपने ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ऐड करते थे नहीं करते थे? ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ऐड करते तो आप कहते थे जादू से बैलेंस शीट टैली हो गई। अबे वो जादू नहीं था, वो प्रॉफिट एसेट्स में जा चुका होता था, सिर्फ इक्विटी में पार्क करना बाकी होता था। याद आ रहा है? देखो, वो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो प्रॉफिट एसेट्स में जा चुका होता था, कहां नहीं गया होता था। तो आप पार्क करते थे, बैलेंस शीट मैच हो जाती थी। एग्रीड है? अब मैं आपसे एक बात पूछूं, इस बात को तस्लीम करते हो कि इस किताब में, सब्सिडी की किताब में जो एसेट्स हैं उसमें प्रॉफिट शामिल है? सब्सिडी की किताब में प्रॉफिट शामिल है। कितने सालों का? 1 सालों का। पर क्या वो अब हम जिम्मेदार बंदा होके इक्विटी में भी डालेंगे? तो तुमने उस दिन की इक्विटी क्यों हटा दी थी जब तुमने इसको खरीदा था? वो कॉस्ट थी, बस ये वजह थी पहले सिखाने की, वो कॉस्ट थी हमारे लिए। आओ, तो क्या हम ये कंक्लूड करें कि हम अपनी इक्विटी को उठा के कहां लेके आएंगे? रिपोर्टिंग पे। और रिपोर्टिंग पे इक्विटी कितनी आ रही है? 2500। आपने पता है क्या करना है एग्जाम में? सुनना, आपने एग्जाम में करना ये है कि आपने कहा ये तो सेम रहा, ये कितना हो गया भाईजान?
2000, ये कितना हो गया 2500। अच्छा, आपसे कोई ऐसे ही बंजा भी पूछे ना तो मुझे बताओ उसने प्रॉफिट कितना कमाया है? किसने? सब्सिडी ने प्रॉफिट 1200 कमाया है। पर एक प्यारी सी बात कहूंगा, अगर तुम एग्री करो, नहीं करो तो वापस समझा दूंगा। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने जब इस कंपनी को खरीदा था तो इस कंपनी में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 2500। यहां पे हम बात कर लेते तुम लोगों के लिए। बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट एट, आप लोगों ने कहा है कितनी थी? 2500। सही है, इसको हम थोड़ा यहां फेंक देते हैं जल्दी से। 2500। क्या सब्सिडरी ने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की होगी? इसी को डेप्रिशिएट किया होगा। अच्छा, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 10 साल। मुझे बताते हो सब्सिडरी ने डेप्रिसिएशन कितना बुक किया होगा? तो कैरिंग अमाउंट कितनी रही होगी? भाई ने सवाल भी ऐसे ही बनाया है। सही है? गलत किया हुआ सब्सिडरी ने या सही किया हुआ है? अपने हिसाब से सही किया हुआ है। अच्छा, अब मुसीबत ये है, हमने तो करनी है कंसोलिडेशन। डे 1 पे तुम लोगों ने क्या उस एसेट को 500 रुपये महंगा खरीदा था? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या ये 500 रुपये सेपरेट बुक्स में है सब्सिडरी की? नहीं है। आपकी मस्ती थी, आपने महंगा खरीदा है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट को हटा के उसके एसेट्स को एक्विजिशन पे लाए थे, 500 रुपये महंगा लाए थे, हाँ या नहीं? कौन सी किताबों में? कंसोलिडेटेड बुक्स में। कौन सी बुक्स में? भाई मुझे बताओ, अब वो 500 लाए थे, वो उस दिन लाए थे। ये भी यहां पे हम यहां पे कर लेते हैं ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की थी? 500 की। ये कितना हो गया? 3000 रुपए। अच्छा, आपके हिसाब से जो मुझे लगता है डेप्रिसिएशन होना चाहिए 300 होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट कितनी बचनी चाहिए? 2700। अच्छा, बची हुई कितनी है? 2250। एक प्यारी सी बात बताते हो, इस बात को मानते हो कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स में कितने का शॉर्टफॉल है? 500 का नहीं, बताऊं क्या हुआ है? सुनना, सब्सिडरी ने डेप्रिसिएशन 250 का बुक किया हुआ है, जो कि होना भी, मैं कह रहा हूं लंबी किए बगैर एग्जाम में क्या करना। आपने एडजस्टमेंट कितने की थी? 500 की। तो कितना डेप्रिशिएट होना चाहिए था मजीद? 50। ये रहा। बचना कितना चाहिए था? अच्छा, ये बचना सिर्फ यही चाहिए था या ये रिमेनिंग बचना चाहिए था एडिशनली? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर तुम ग्रुप के हिसाब से देखो, ग्रुप क्या होता है? पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज। ग्रुप के हिसाब से ये एसेट रिपोर्टिंग डेट पे कितने से कम है? 450 से। सर यार ये तो मजाक कर रहे हैं आप, एक्विजिशन पे 500 बोलते हैं, यहां पे 450 बोल रहे हैं। उस वक्त 500 क्यों किया था? वो डे 1 था। वो क्या था? अब हम आ चुके हैं 1 साल। तो आप खुद कह रहे हैं ना, आप खुद भी तो कह रहे हैं ना कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आपने उस एसेट के लिए कितने ज्यादा पे किए थे? 500। क्या वो 500 आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का पार्ट बना था? हाँ या नहीं? आपने उस इन्वेस्टमेंट को हटा के जब उस दिन एसेट लेके आए थे, जल्दी बताओ, तो क्या वो 2500 पे लाए थे 3000 रुपए? तो भाई सब्सिडी ने तो उसको 25 पे रखा हुआ है ना, वो तो चेंज नहीं कर रही, क्योंकि वो अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से कर रही है। पर आप जिम्मेदार होते हुए, पेरेंट एंटिटी होते हुए, जो एडजस्टमेंट आपने एक्विजिशन पे की थी, क्या वो पोस्ट एक्विजिशन भी करेंगे? पर क्या वो उतने से ही करेंगे या वो इंपैक्ट देख के जो और हो जाने चाहिए? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरी इक्विटी के अंदर क्या हम ये कह सकते हैं 500 रिपोर्टिंग डेट पे नहीं आएगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा? यानी आप सिर्फ ये सोचें, जो 500 रुपए की मैंने एडजस्टमेंट की थी एक्विजिशन डेट पे, क्या वो एडजस्टमेंट रिपोर्टिंग डेट पे भी 500 की होगी या आफ्टर डेप्रिसिएशन? तो हमने सिंपल एक काम किया, 500 को डिवाइड कर दिया मेरे बच्चों 10 से और इंटू 9, कितना आ गया? अच्छा, अब अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जो अभी मैं सिखाता हूं बनाना, उसके अंदर पीपीई के अंदर क्या सिर्फ ये 2250 रखेंगे या इसमें 500 ऐड करेंगे या 450 ऐड करेंगे? 500 क्यों नहीं?
पता है इससे हो क्या रहा है, ऊपर से एसेट कम हो गया 50 से, नीचे से इक्विटी कम हो गई। इक्विटी कैसे कम हो गई? डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट अब भी क्या रहेगी? टैली, बट विद ऑल द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, क्योंकि अब हम एक्विजिशन पे बैठे हुए हैं। या एक साल बाद? अच्छा, आप जल्दी से मुझे एक बात बताते हो मजे की, इन दोनों का सम कितना आता है? अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस लो। किसी ने बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि उसको सही समझ आया है। प्रॉफिट कितना था? तो ये जो मेरे पास असल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा है, ये 1150 क्यों आ रहा है? 50 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक हुआ है। आप खुद सोचो, आप कह रहे हो मैं एक सिंगल एंटिटी हूं, मैंने मान लिया सिंगल एंटिटी हूं, पर क्या तुम लोग सिंगल एंटिटी होते हुए तुमने 500 रुपये ज़्यादा पे किए थे? क्या वो 500 को कैरी करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है? पक्की बात है। तो 500 को जब आगे लेके जाओगे तो वही एडजस्टमेंट एक साल बाद 500 से होगी 450 से। बैलेंस शीट तो एजेड की बनती है ना। तो आप पता है क्या कह रहे हैं, जब आपने इस कंपनी को खरीदा था तो आपने एसेट्स के लिए पैसे दिए थे, हाँ या नहीं? उसकी लायबिलिटीज के लिए दिए थे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए दिए थे और गुडविल के लिए दिए थे। तो क्या वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बर्बाद हो गई या अपनी जगह है? पर अब मुसीबत सिर्फ ये है कि एक साल गुजर चुका है। एक साल तो चलो एक और बात बताओ, इस सब्सिडरी के एसेट्स में 2250 में क्या डेप्रिसिएशन शामिल ही नहीं है या उसके हिसाब से शामिल है? समझी बताऊं, उसने 500 को सोचा ही नहीं था तो उसने कुछ भी नहीं किया। क्या 500 हमारी इन्वेस्टमेंट में है? आप इन्वेस्टमेंट को हटा के 500 लेके आओगे? यस लाएंगे। तो फिर डेप्रिशिएट भी तो करोगे। आप ही वो शख्स थे ना जो एक्विजिशन पे एक साल पहले 500 को लेके आए थे, तो 500 को लाने के बाद क्या डेप्रिशिएट करने की भी जिम्मेदारी आप ही की है? मैं आपसे पूछूं, आपने बाकी 2500 को क्यों नहीं किया? वो ऑलरेडी हुआ है, वो उसके हिसाब से हुई। तो मतलब पता है क्या है, कंसोलिडेशन में आपने ऊपर का सोचना है, जो हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है, वो तो हो गया ना। अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं अगर यहां पे एक चीज लिखूं जिसका नाम है क्या भाई? ग्रुप रिजर्व। ग्रुप क्या होता है जल्दी बताओ? पेरेंट और उसकी सब्सिडरी। क्या मैं कह सकता हूं रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट कितनी दी हुई है? 4000। हमने रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट लिख दी यहां पे 4000। ये किसका प्रॉफिट है? पेरेंट का। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट है ये पूरा इसका है? एक्विजिशन पे भी इसका था तो अच्छा, जो पेरेंट ने पैसे कमाए वो इसके अंदर होंगे ना, उसकी तो पंचायत ही नहीं है। अच्छा, अब मैंने सब्सिडी से भी कमाया है, तो मैंने कहा मैं यहां पे लिखूंगा पोस्ट एक्विजिशन 1200 लिखूं या 1150? तो 50 क्यों कम किया? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ये कितना आता है? 5150। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, फौरन से, दस्ती से। यहां पे लैंड कितने पे आ रही है भाई? 1800, 1800, दोनों को मिलाएंगे ना। अच्छा भाई, बिल्डिंग को मिलाओ। आप कह रहे हैं 4250, बट मैं आपसे पूछता हूं, आपकी इन्वेस्टमेंट में बिल्डिंग का कुछ एडिशनल अमाउंट था? कितना? पहले 5, तो आपने डेप्रिशिएट किया, कितना बचा? तो यहां पे कितना ऐड करूं? 450। तो आपने कहा कि सर 2000 प्लस 2250 प्लस कितना आता है? 4700। ओके, गुडविल आएगी? तो सर सेपरेट बुक्स में तो नहीं है। कंसोलिडेट तो आपकी इन्वेस्टमेंट में छुपी हुई थी ना। आपने पता है क्या किया? समझें, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाया और वही सारी चीजें वापस ले आया, बट प्रॉफिट के साथ। कहानी समझ आई? आपने अभी भी वही किया है जो आपने पहले दिन पे किया था। फर्क क्या है? प्रॉफिट। क्लियर है? आपने इन्वेस्टमेंट को हटाया, आपने बोला लाओ भाई जो एसेट मेरे थे मेरे को दे दो, पर उस एसेट्स में और आज के एसेट्स में क्या फर्क आ रहा है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का अभी ऐड करोगे ना, क्योंकि उस दिन के एसेट्स में और एक साल बाद के एसेट्स में फर्क होगा। किस चीज का फर्क है? प्रॉफिट का।
क्योंकि आपके वो एसेट्स जो एक्विजिशन पे थे आज वो अलग हैं, और वो किस वजह से हैं? अर्निंग की वजह से। अच्छा अब मुझे बताएं गुडविल कितनी थी? 1700। अच्छा अदर एसेट्स में कोई चेंज है भाई? कितना है? नहीं 3000 और 2500 बताओगे ना? 5500। तो अब अगर मैं हाईलाइट करूं इसको 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 और इसको, 13700। वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, हम यहां पे लाएंगे शेयर कैपिटल। जल्दी बताओ किसका आएगा? सिर्फ पेरेंट एंटिटी का। डे 1 पे सिखाया था, पेरेंट एंटिटी का शेयर कैपिटल आ गया। अच्छा अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं जिसका नाम है ग्रुप रिजर्व। रिटेन अर्निंग क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि सर पेरेंट एंटिटी के आज तक के पैसे सब्सिडरी के एक्विजिशन के बाद के पैसे। एक और बात बताओ, तुमने एक्विजिशन पे, ये बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूं, तुम लोगों ने एक्विजिशन के लिए वहां तक पैसे पे किए थे, तो उस तक की रिटेन अर्निंग तुम्हारी कॉस्ट थी, क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटीज में उसकी अर्निंग शामिल थी। अब तुम एक साल बाद आ गए, क्या वो अर्निंग तुम्हारे एसेट्स में शामिल है? वो अर्निंग पोस्ट एक्विजिशन तुम्हारे एसेट्स में शामिल है, तो वो अर्निंग तुम अपनी इक्विटी में भी डालोगे ना, ताकि बैलेंस शीट क्या हो जाए? टैली हो जाए। मैं ग्रुप रिजर्व में गया, कितने निकाले हुए? 5150। अच्छा भाई फिर आ जाए लायबिलिटीज पे, 3300, 3050, 6350। इन तीनों को ऐड करो, 13700। यार इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ तुम्हें एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि सारी कार्रवाई वैसी होगी, बस रिपोर्टिंग डेट पे आके नेट एसेट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, और वो टोटल एडजस्टमेंट्स होंगी या इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स। अच्छा वापस से एक समरी, फिर हम इसको क्लोज कर दें। जब आपने इस कंपनी को खरीदने की ठानी होगी, तुम लोग ने मुझे फौरन बताना है, तो उस दिन इस कंपनी के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है? 1300। उस दिन इस कंपनी के नेट एसेट्स 1300 के अंदर पीपी कितने का मौजूद था? बिल्डिंग 2500 की। आपने कितने की एडजस्टमेंट की? 500 की। फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 3000। और नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपने इस कंपनी के लिए 1800 दिए? 3500। अब समरी बनाए, 3500 में क्या क्या था? एसेट्स के पैसे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के, गुडविल के और लायबिलिटी के। 4 चीजों के थे, हाँ या नहीं? उस दिन आपने सारी चीजें इन्वेस्टमेंट हटा के असल ले आए होगे। एग्रीड? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, एग्रीड? जल्दी से अगली क्लास है, फौरन बताओ। एग्रीड? असल चीजें ले आए होगे। वहां लॉक हो गया, पर क्या वो तुम्हारी आज तक की कमाई थी या लगाए हुए पैसे थे? इन्वेस्टमेंट। तुमने उसको हटा के असल एसेट लिया, कहानी चैप्टर पहले दिन का खत्म हो गया। अब तुम वही चीज आ गए 1 साल बाद, क्या वापस से तुम्हें बैलेंस शीट बनानी होगी, हाँ या नहीं? अच्छा वापस से बैलेंस शीट बनाने के लिए अब तुम जो इन्वेस्टमेंट हटाओगे, तो वो वाले एसेट्स लाओगे जो उस दिन थे या 1 साल बाद वाले? अच्छा 1 साल बाद वाले उन एसेट्स में क्या फर्क है? अर्निंग का। लॉजिकल बात है, अर्निंग का फर्क है। तो जब उस एसेट्स को लेके आओगे तो वो ज्यादा होंगे, तो उसका गेन कहां जाएगा? ग्रुप रिजर्व में। तुमने डाला, पर ग्रुप रिजर्व निकालने से पहले एक चीज देख लेना, सीधा उसके प्रॉफिट को नहीं ले आना, ये देख लेना कि जो तुमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी उसका नेट एसेट्स पे इंक्रीमेंटल इंपैक्ट कितना है। तो आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की थी? जल्दी से बताओ, क्या ये 500 रुपए का एडजस्टमेंट उसकी किताबों में एडजस्ट हुआ था? नहीं। पर अगर रिपोर्टिंग पे आओगे तो क्या वापस 500 रखोगे या आफ्टर डेप्रिसिएशन? क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आप खुद भी ये एसेट को चला रहे होते तो 3000 डेप्रिशिएट होकर 2700 बचता। बचा हुआ कितना है? 22। कितना शॉर्ट है? तो आपने डाल दिया ना इक्विटी के अंदर, यही तो आपने एसेट्स को एनहांस कर दिया। यहां पे क्लैरिटी है, आपने सिंपल, वेरी गुड, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, आंसर आ गया। तो आपके पास नीचे जो आंसर आया वो 1150 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसकी असल कमाई माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। आपने वो पार कर दिया। सिंपल क्या करो, बैलेंस शीट बनाओ, फिर गुडविल लेके आओ, फिर अब तुम मुझे बताओ अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता तो वहां पे कितना रखते? 500 ही रखते। बैलेंस शीट में भी कितना आता? 500। यानी उसकी किताबों में अपनी जगह होता, पर एक और नई चीज आती कितने से? 500 से। क्योंकि भाई मैं अगेन, अच्छा चलो एक और बात बताओ, तो मैं मानूं कि समझ आ गया। तुम अगर अगले साल की बैलेंस शीट बनाओगे 1 साल, तो तुम्हें दोनों की बैलेंस शीट कितने की दी हुई होगी? 1 साल या 2 साल बाद की? 2 साल बाद की। अच्छा आप मुझे बताओ पोस्ट एक्विजिशन कितने सालों का होगा?
तो एसेट्स में एनहांसमेंट भी कितने सालों की होगी? 2 सालों की। तो वो सीधा सीधा ऐड कर देना। यानी पता है हर बार क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जाएगी, एसेट्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट जाएगी। पर अब कंक्लूजन मेरी मोहब्बत में, जो एसेट जा, जो इन्वेस्टमेंट जाके एसेट्स आएंगे, क्या वही वाले आएंगे जो उस दिन थे, या इनहांस आएंगे? और वो इनहांस किस वजह से होंगे? प्रॉफिट कहाँ फेंकोगे? ग्रुपिज्म में। और ये ऐसे जमा होता रहेगा, ग्रुप इनहांस होता रहेगा। यानी हम सिर्फ ये बताते रहेंगे मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना उस दिन पे, अब वो कमाती जा रही है, और कमाती इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप जा रही है। जब जब मैं एसेट लाता हूं कमाई होती है, जब जब मैं एसेट लाता हूं सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट उतने भी रहती है। एग्रीड? पक्की बात है? पक्का? चलो इसका मैं पीडीएफ भेज देता हूं। खुदा के वास्ते 2 सवाल भेजूंगा, 2 के 2 करके आना है। सही है? चलें, ओके, वो भी भेज देता हूं। यार ऑनलाइन वालों क्लियर है ना? ये जल्दी बता दो प्लीज सारे बच्चे। ओके जी, गुड।